आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा एक ऐसा मंच जहां जनमन की बात होती है, जहां जनता के सवाल आते हैं। लेकिन जब विधानसभा के अंदर भी हर मुद्दे पर राजनीति की बू आती हो, राजनीति के चश्मे से हर चीज़ों को देखा जाता हो, तब जनता की आवाज़ जिस तरह से उठनी चाहिए और जिस तरह से उसका सकारात्मक समाधान होना चाहिए, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने देश के सभी राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है और गृह मंत्रालय के पत्र के आलोक में राजभवन से भी, झारखंड के राजभवन से भी सरकार को ये सूचित किया गया कि गृह मंत्रालय का पत्र आया हुआ, उसके हिसाब से ये व्यवस्था की जा रही है। अब अगर उस व्यवस्था में सरकार को नियमों के तहत कुछ गड़बड़ियां दिख रही थी या फिर उस नाम को स्वीकार नहीं करना था, जैसा कि आज संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन के भीतर कहा, तो जाहिर है कि सरकार उस चीज़ को अपने कैबिनेट में लाती या फिर मंत्रिपरिषद में यूं ही अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके भी इस पर कुछ विचार किया जा सकता है था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब कांग्रेस भाजपा की राजनीति देखिए। केंद्र की सरकार ने राजभवन का नाम लोक भवन किया तो ये कांग्रेस को स्वीकार नहीं, और नियम से इतर जा करके विधानसभा के भीतर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा के नाम पर रांची का राजभवन होना चाहिए और दुमका का राजभवन सिद्धो कान्हू के नाम पर होना चाहिए। ये मैं प्रस्ताव रखता हूं, ये विचार है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये संवैधानिक परंपरा है जिसका अनुपालन संसदीय कार्य मंत्री कर रहे थे? अगर सरकार के मंत्री किसी विषय को लेकर के सदन के भीतर आते हैं तो नियम ये कहता है कि सरकार का जो भी एजेंडा होगा वो कार्यसूची में शामिल होगा। जो विधानसभा की कार्यवाही होगी, उसकी जो कार्यसूची तैयार होगी, उसमें वो आएगा। अगर सरकार का कोई प्रस्ताव है तो वो प्रस्ताव वो कार्यसूची के माध्यम से आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और आप गौर कर रहे होंगे, लगातार इन चीजों को देखा जा रहा होगा। दो तीन चीजें आज की हुई और कल की, दोनों को मिला के मैं आज बात कर रहा हूं। आज सदन की कार्यवाही शुरू होती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो हैं, वो कहते हैं कि झारखंड भवन का दुरुपयोग हो रहा है। कैसे कैसे पत्र जा रहे हैं, जो उनके परिजन नहीं होते हैं, विधायकों के या मंत्रियों के, उनके नाम पर भी जो है सो वहाँ रूम बुक की जाती है। ऊर्जा विभाग का एक वहाँ पर 5 लाख रुपये महीना के हिसाब से एक वहाँ पर गेस्ट हाउस चल रहा है। वहाँ कौन रहता है 5 साल से किसी को पता नहीं है। सरकार के राजस्व की हानि हो रही, बिल्कुल सही है। सवाल उठाया गया और सकारात्मक जवाब इस पर संसदीय कार्य मंत्री का आया। ये एक अच्छा मसला चल रहा था। लेकिन इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री ने जो एक राजनीति बीच में ढकेल दी विधानसभा के भीतर, तभी मैं कहता हूं कि जब सदन की कार्रवाई को देखता हूं तो नए विधायकों में, चाहे वो जयराम महतो हों या पूर्णिमा दास साहू हों, आज पूर्णिमा दास साहू ने जो सवाल उठाया वो भी, और उसके बाद जयराम महतो ने कल जिस तरह से अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखा, और ये देख करके लगता, और सभी अवाक रह गए जयराम की बातों को सुन करके। कारण था, उन्होंने नब्ज को पकड़ा। नब्ज क्या पकड़ा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुन लीजिए आज सदन की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ। बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, और संसदीय कार्य मंत्री ने अपनी ओर से क्या कहा राजभवन को लेकर के। इसके अलावा जयराम महतो ने भी कल क्या कहा था अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान, किस तरह से लपेटा था अपने बातों से सरकार को, इसको सुन लीजिए। झारखंड सरकार ने जो मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है संभवतः सितंबर में। अब झारखंड भवन में वही व्यक्ति रह सकते हैं जो विधायक के सगे संबंधी है।
अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि मैं समझता हूं कि सभी सदस्य उस बात से सहमत होंगे, क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं। विधायक के सगे संबंधी में इतना ही आते हैं, पति पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं और साला साली है। यह अफसरों के लिए तो फिट हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ सदन में जितना भी लोग बैठे हुए, इसके लिए सूट नहीं होता है। हमें 1-2 लाख लोग वोट दे करके जिताते हैं। हम सब लोग समाज जीवन में रहते हैं। कोई भी प्रमुख व्यक्ति को अगर दिल्ली जाना होता है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हमारे क्षेत्र से 1-2 लोग गए तो हमने आग्रह किया, हमने अपनी स्टाफ को कहा कि थोड़ा झारखंड भवन में बुक करा देना, तो बताया कि नहीं, क्या कहते हैं, ये निगरानी सचिवालय ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद हमने तहकीकात करने की कोशिश की तो आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय, तो यहाँ वरीय सदस्य यहाँ उपस्थित है, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी बहुत सीनियर है। इन्होंने 2 आलोक कुमार दुबे और लाल किशोर नाथ साहदेव के नाम से इनको अपने संबंधी बना करके, संबंधी तो कोई भी किसी को बना सकता है, इनको चिट्ठी लिखना पड़ा। उसके बाद सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ पूरी तरह से, दैनिक भास्कर ने भी छापा। आप अध्यक्ष महोदय जरा सोचिए, यहाँ क्या बोलते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं। भाई, इस प्रकार की आदेश सरकार निर्गत करेगी, अफसरों के लिए ठीक हो सकता है। और वही मैं एक बात और आपसे मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में ऊर्जा विभाग का एक गेस्ट हाउस है, वहां पर पिछले 5-6 साल से शायद चल रहा है। 5 लाख रुपया महीना भी दिया जाता है, लेकिन आज तक पता नहीं कोई विधायक वहां ठहरे हैं कि नहीं ठहरे हैं, पता नहीं किसी को। और उसमें से 5 लाख महीना में खर्च भी होता है, 8-8 वहां स्टाफ है, 4-5 गाड़ियां वहां रखी रहती है। किस काम के उपयोग होता है? वहां 2-2 झारखंड भवन है अध्यक्ष महोदय। हम तो आपसे कहेंगे उस भवन का भी पूरा सूची मंगा लीजिए 5 वर्षों तक, कि 5 वर्षों में वहां पर रजिस्टर मंगा लीजिए, कौन कौन जाकर के वहां रुका था, कौन ठहरा था, किन के अनुशंसा से ठहरा था, ये भी आप मंगा लीजिए अध्यक्ष महोदय। सवाल ये, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर दुरुपयोग होगा तो ये उचित नहीं है। और ये जो सर्कुलर मंत्रिमंडल सचिवालय ने जो जारी किया, इसको वापस ले। वहां जगह खाली रहेगा तो देगा, खाली नहीं रहेगा तो नहीं देगा। या अफसर के बेबी बच्चों के लिए, उनके सास ससुर और साले साली के लिए नहीं बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमें अगर लिखना पड़े किसी को भी ये हमारे संबंधी है, तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगी। कल होकर के फिर वो अखबार में सुर्खियों में बनेगा कि अमुक व्यक्ति इनका संबंधी कैसे हो गया। अब शायद उसके बाद तो वंशावली भी आपके विभाग मांगना शुरू कर देगी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मैटर है। संसदीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित है, उनको जवाब देनी चाहिए। आप उनको कहें कि इस पर वो जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस तरह राज्यपाल का पद राज्य पद होता है। राज्यपाल का कार्यालय से राज्य के विधायी कार्यों को संपादित किया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, अवसान करना, संविधान के अनुच्छेद 175, 176 के तहत संबोधित करना, विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा से पारित विधेयकों को अपनी अनुमति देना, राज्यपाल राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर राज्य हित में अपनी सहमति देना और राज्य मंत्रिपरिषद से सहयोग प्राप्त कर राज्यपाल के कार्यपालिका के प्रति दायित्व है। इस तरह राजभवन का कार्यालय से राज्य के विधायी और कार्यपालिका कार्यों का संपादन होता है। राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है। राज्य में स्थापित अवस्थित राज्य सरकार की चल अचल संपत्ति के नामाकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को है। उक्त के आलोक में मैं प्रस्ताव करता हूं कि रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन तथा दुमका स्थित राजभवन का नाम त्रिलोकानु भवन किया जाए। महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम
न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है, और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया। आज जो 3500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं। 33 एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंद्रा का झगड़ा हो गया। एक दिन राजा साहब और हमारी गाड़ी का टक्कर हो जाता, इतना रफ्तार में आए, बोले कि राजा साहब को तो शून्यकाल डालने नहीं देंगे, इनसे पहले हम जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये कोई मजाक नहीं कह रहे। 12 बजे रात को आते हैं शून्यकाल डालने के लिए और अफसर ने मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से ये सूट पहनते हैं, जिस जनता के टैक्स से ये वोट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए अध्यक्ष महोदय। तो दोस्तों, आपने सुना बाबूलाल मरांडी क्या कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर क्या कह रहे थे, जयराम महतो ने अनुपूरक बजट पर क्या कहा, सारे कुछ को सुना। अब 2-3 सवाल जो यहां पर खड़े होते हैं। सवाल पहला यह बनता है कि झारखंड भवन को लेकर के जो बातें आ रही थी और उस पर जांच की बात संसदीय कार्य मंत्री ने कही, दिखवाने की बात कही, यह सही है, दिखवा लिया जाएगा।
लेकिन सरकार के जो सरकारी भवन जहां पर भी हैं, उस भवन को लेकर के जो नियम बनाया जाता है मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के द्वारा, क्या उस नियम का अनुपालन न करने पर विधायक ही या मंत्री ही उतारू होते हैं, जो इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरी बात, ऊर्जा विभाग का वो कौन सा गेस्ट हाउस है दिल्ली में जहां पर कि 5 साल से 5 लाख रुपए मासिक भाड़ा दिए जा रहे हैं और सरकार को जानकारी तक नहीं। यह भी बड़ा प्रश्न उठता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, और मैं इसलिए इसको लाया कि संसदीय कार्य मंत्री यानी सदन के संचालन में संसदीय कार्य मंत्री की सबसे अहम भूमिका होती है। संसदीय कार्य मंत्री ने जो बातें कही राजभवन को लेकर के, ऐसा नहीं है कि ये कल आया था और आज उनको कहना पड़ा। ये बातें हुए सप्ताह भर से ज्यादा का समय बीत गया। अगर इसमें कुछ संशोधन करना था, उन्होंने जो बताए नियम बताए, संविधान की धारा इसके या फिर जो चीज़ें उन्होंने बताई इसके तहत ये चीज़ें होती है, मैं सबको स्वीकार करता हूँ। वो पढ़े लिखे राजनीतिज्ञ हैं, संसदीय अनुभव लंबा है, सारी चीज़ें उनकी बातें स्वीकार है। नियम जो बोले वो सही है कि बिल्डिंग तो राज्य सरकार का है, वहाँ पर राजभवन जो भी चलता है राज्य सरकार के तहत चलता है, राज्य सरकार के पदाधिकारी वहाँ पर काम करते हैं, सारा कुछ सही है। लेकिन इतना ही सही ये भी बात है कि संसदीय कार्य मंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को कम से कम ये देखना चाहिए था कि वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन चीजों को हाउस के अंदर ला रहे हैं या फिर नहीं ला रहे हैं। ये उनका अगर निजी वक्तव्य होगा तो ये अलग बात है, लेकिन स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री कह के उनका नाम पुकारा था जब वो बोलना चाह रहे थे तो, और सदन के भीतर वो संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से ही बैठते हैं। ये आप भी जानते हैं कि मंत्रियों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता है, स्पीकर को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि सरकार का हिस्सा है वो मंत्री जो है, उनको जवाब देना है। और अगर संसदीय कार्य मंत्री कोई प्रस्ताव लाते हैं तो वो सरकार का प्रस्ताव होता है, लेकिन क्या ये प्रस्ताव बिना विधानसभा को सूचित किए आ सकता है? क्या इस पर कैबिनेट की अप्रूवल ली गई? ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी तरफ आप देखिए नए विधायकों का जो मैंने बात किया, पूर्णिमा दास साहू ने जिस मामले को उठाया कि 8 वर्षों से जो टाटा का जो मामला है, लीज का जो मामला है, वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और इस मामले में वरिष्ठ विधायक सरजू राय ने भी उनका सहयोग किया, राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, ये सारी बातें उन्होंने कही, एक ढंग से उन बातों को रखा। और जयराम ने जो कल जिस तरह से अपने बजट अनुपूरक बजट पर जो अपनी चर्चा के दौरान जो भाषण दे रहे थे, जो बोल रहे थे, उस समय जो बातें उन्होंने कही वो बातें सही मायने में, एक तरफ राज्य के छात्रों को 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, किसानों को एमएसपी जो होता है वो एमएसपी अगर आप देखें तो 2300 रुपया केंद्र सरकार देती है, 100 रुपया बोनस राज्य सरकार दे रही थी, और इस बार जो किया गया 2369 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, और अभी 2450 रुपये जो किए गए, तो मात्र 81 रुपया जो सरकार राज्य सरकार का जो था 100 रुपये का बोनस जो था वो भी घट गया। और किसानों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर सरकार के पास पैसे नहीं होते, केंद्र और राज्य का रोना रोया जाता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन जो जयराम महतो ने कहा वो सही मायने में 4 करोड़ 32 लाख रुपये एक विधायक के आवास बनाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, 6 करोड़ का मंत्री आवास बनाने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, लेकिन छात्रों को जो छात्रवृत्ति देनी है उसके लिए केंद्र और राज्य का बहाना, केंद्र और राज्य की लड़ाई। जनमुद्दे की बात अगर की जाए तो सही मायने में ये जनमुद्दे की बात है। पूर्णिमा दास साहू ने जो मामला उठाया वो भी जनमुद्दे से जुड़ा हुआ मामला है, हजारों लोगों का मामला इसमें फंसा हुआ है। क्या टाटा की जमीन पर मल्टीप्लेक्स नहीं बन रहे? क्या टाटा की जमीन पर भवन निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है?
मंत्री का जवाब आता है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई है, अगर उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो उसको वापस ले लिया जाए। तो यह बात तो एचईसी की जमीन पर भी लागू होता है। कैसे बना विधानसभा, उसके लिए तो जमीन नहीं दी गई थी एचईसी को कि एचईसी उसको फिर से सबलीज करे, फिर से दे। आज जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, रांची में स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसकी जमीन एचईसी की जमीन पर बन रही है। यहां कैसे निबंधन हो रहा है, यहां कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्या इलीगल तरीके से मंत्रियों और विधायकों का आवास बनाया गया? कई सवाल उठते हैं। जनता के मामले में, जनता के सुविधाओं के मामले में, जनता से जुड़े मामले में नियम कानून और विधायक, मंत्री और अधिकारियों पर कोई नियम कानून नहीं, तो यही तभी कहा जाता है कि एक आंख में काजल और एक आंख में जो कहावत है वो कहावत यहां पर होता है, ये नहीं चलने वाला है। और आवश्यकता है कि ऐसी चीजों पर सरकार, क्योंकि राजस्व की हानि होती है तो राज्य सरकार को इसका नुकसान होता है। लगातार राज्य सरकार के पास पैसे की कमी की बातें आ रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने इसे स्वीकार किया है कि राज्य सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। वित्त मंत्री ने सदन के भीतर इस बात को कहा है, जाहिर है इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि सदन के भीतर गलत बयानी तो जाहिर तौर पर नहीं होनी चाहिए, वो भी संजीदा वित्त मंत्री के मुख से। लेकिन अगर ये बातें चर्चा में आ रही है, सरकार राज्य का खजाना जो है सो कमजोर हो चुका है, तो क्या अगर इसी तरह से राजस्व को भी छोड़ दिया जाएगा, कोयले को लेकर के जो जयराम महतो ने बातें की, अगर उस तरह से कोयले की अवैध ढुलाई होती रहेगी, बालू में जो है सो तेल, बालू से तेल निकाला जाता रहेगा, तो जाहिर तौर पर राज्य के राजस्व का नुकसान होगा और उसका नुकसान राज्य की जनता को भरना पड़ेगा। उम्मीद है कि लगातार देखा जा रहा है कि राज्य सरकार कई मुद्दे पर काम कर रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। इस मुद्दे पर भी जो बातें उठाई जाती हैं, इन मुद्दों पर भी, ये राजनीति की राजभवन का नाम क्या होगा और अन्य भवनों का नाम क्या होगा, भाजपा ने कर दिया तो कांग्रेस उसे नहीं मानेगी, कांग्रेस ने कह दिया तो भाजपा नहीं मानेगी, उस चीज को करने के लिए, राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। विधानसभा ऐसी राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे बचना होगा। और तभी जाकर के अगर एक मुश्त होकर के, एक साथ होकर के बातें की जाएगी तो राज्य विकास की ओर बढ़ेगा। अन्यथा जो स्थिति देखने को मिल रही है वो स्थिति सुधार की ओर नहीं जा रहा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।